आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो गुड आफ्टरनून। हम लोग डिस्कस कर रहे थे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर, है ना। दिस विल बी अ लेक्चर नंबर 3। ओके, तो पहले के 2 क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया गया है? कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो आपको काम में आने वाला है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, अपने नोट्स में आइए, पेज नंबर 163 पे। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली ये जो चैप्टर है आपको कम से कम वेटेज इसका 15 नंबर, मैक्सिमम तो 20-25 तक भी जा सकता है, ठीक है। बेसिकली 3 हेडिंग्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल, मेंबरशिप एज वेल एज डिबेंचर्स, ठीक है। दिस चैप्टर विल गो टिल सेक्शन नंबर 72। ओके, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 84। तो शेयर का डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। शेयर का मतलब शेयर किसमें? इन द कैपिटल ऑफ कंपनी। अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शेयर एग्जिस्टेंस में कब आता है? अ शेयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन इट्स अलॉटमेंट। बताया था लास्ट चैप्टर में। हाँ सर, शेयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन इट्स अलॉटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, अब ये सब में मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। ऑथोराइज में से निकलेगा इशूड, इशूड से सब्सक्राइब, सब्सक्राइब से कॉल्ड अप, कॉल्ड अप से पेड अप, बाकी जो बच गया वो अनपेड और कॉल्स इन एरियर, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो भाई शेयर कैपिटल 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपको इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में मैंने आपको डिफरेंसेस बताया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रेफरेंस मिलता है। किसके अगेंस्ट? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट। तो मैंने वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज किया था, दैट वेदर अ कंपनी कैन ओनली इशू प्रेफरेंस शेयर। आंसर वाज नो। अगर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो उनको प्रेफरेंस किसके अगेंस्ट में मिलेगा? ओके, देन इक्विटी शेयर्स के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, ठीक है। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर जो होता है वो कम प्राइस पे इशू किया जाता है और उस पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर का मतलब है एक शेयर पे कितना भी वोट हो सकता है, एक शेयर पे 10 वोट तक हो सकता है या 10 शेयर्स पे 1 वोट हो, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली कंपनी इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू करती है टू इंक्रीज द स्टेक ऑफ देयर प्रमोटर्स ग्रुप। या तो प्रमोटर्स ग्रुप का स्टेक बढ़ाना है, या कंपनी को अगर 10 शेयर्स पे 1 वोट दे रही तो वो केस में क्या होगा? कंपनी फंड्स भी उठाना चाहती है प्लस कंपनी डाइल्यूशन इन कंट्रोल भी नहीं करना चाहती है। आई होप यू ऑल आर अवेयर विद ऑल दोज कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मली क्या नहीं मिलता है? वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। पहला, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? क्यूमुलेटिव है, ठीक है। तो in case of cumulative preference shares, if the preference dividend remains in arrear for a period of 2 years, then from the 3rd year onwards, preference shareholders will get the voting rights on the shares held by them. दूसरा, अगर जनरल मीटिंग में ऐसा कोई मैटर डिस्कस होने वाला है विच इज गोइंग टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो वहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट दी वोटिंग राइट्स। तीसरा, अगर कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास करना चाह रही है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वो सिचुएशन में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। इज इट क्लियर? फिर मैंने आपको बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस फंड्स लेफ्ट
आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का आर्टिकल्स उसको रेस्ट्रिक्ट ना करता हो तो, या टर्म्स ऑफ इशू और प्रेफरेंसेस उसको रेस्ट्रिक्ट ना करता हो तो। इज इट क्लियर? देखो आज का डिस्कशन जो स्टार्ट होगा, वी विल स्टार्ट विथ प्रोविजंस रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स विथ डीवीआर। मैंने आपको बता दिया था कंसेप्ट, अभी मैं उससे रिलेटेड जनरल कंडीशंस डिस्कस करूंगा। इक्विटी शेयर्स विथ डीवीआर, निकालिए पेज नंबर। मिला? पेज नंबर क्या है? 166। ओके, शायद इनिशियली होगा। इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट जो था इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर का, वो मैंने आपको कंसेप्ट क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बताया था कंसेप्ट क्लासेस में दैट अ कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस एंड कंप्लाइंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं बेटा, वो सारे कंडीशंस और सारे कंप्लाइंसेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, याद है तुमको इनिशियल क्लासेस में मैंने बोला था कि एक डायरी मेंटेन करना पॉकेट साइज का, किस किस के पास है अभी वो? हाँ, उसको मेंटेन करने के लिए बोला था, रखने के लिए नहीं बोला था। मेंटेन्ड है वो? नहीं है? है या नहीं है बता? है? कहाँ है? घर पे? हाँ घर पे ना, मैं चलूँगा अभी क्लास के बाद तेरे घर पे। क्या था, झूठ बोल रही है? पर तुम मुझे क्यों झूठ बोल रही है? मुझे तो पता चलता है तुम कब झूठ बोलती हो, गंदी लड़की। हाँ तेरे पास है? मेंटेन्ड है? है? लास्ट चैप्टर कौन सा लिखा है उसके अंदर? क्या पता? ओह वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ है वो डायरी आपके? घर पे? चलो मैं चलता हूँ अभी घर पे, तुम दोनों के घर पे चलूँगा अभी मैं। झूठ झूठ बोल रही हो तुम दोनों। अगर डायरी मेंटेन नहीं करी है तो मेंटेन कर लेना। इस चैप्टर में यू विल बी रीडिंग लॉट्स ऑफ कंप्लाइंसेस, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तुमको याद वही चीज़ें रहेंगी जो पहले के 2 क्लास में पढ़ी। मतलब परसों और कल जो पढ़ी थी ना, वही याद रहेगी। बिकॉज दिस चैप्टर will include n number of compliances. You won't be able to remember those compliances once we complete this particular chapter, until and unless आप उसको रिपीटेटिव मोड पे पढ़ो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट्स भी है, तो आप क्या करो, पढ़ो साथ में लिखो, पढ़ो साथ में लिखो। कंप्लाइंसेस याद करना है तो एक ही तरीका है, पढ़ो और साथ में लिखने का, लिख करके पढ़ने का। तो अभी जितने भी कंडीशंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक रफ शीट निकाल लेने का, लिखने का उधर और रिकॉल करने का, फिर घर पे जाओगे अपनी डायरी में लिखने का। ठीक है, और बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको रिपीटेटिव बेसिस पे आपको रिकॉल करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर द प्रोविजंस। योर एग्जाम इज गोइंग टू बी इन September 25, है ना। अभी लॉ खत्म हुआ ना, तो जैसे तुम्हारा ऑडिट विल स्टार्ट ना, यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग द लॉ। या डायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ेगा ना, क्या है तो खत्म है इसका खेल। जैसे डायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा पोर्शन होगा, SM स्टार्ट होगा, ऑडिट स्टार्ट होगा, 400% तुम लोग भूल जाने वाले हो। भूलोगे कब? नहीं, जब आप रिपीटेशन कर रहे हो रिवीजन का, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटर है कि आप अभी अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आप 2-3 बार रिवाइज कर लो, 1-2 बार लिख लो, तो शायद रिकॉल करने में आसानी रहेगी। इज इट क्लियर? फिर भी अगर ऐसा हो ना, तुमको लास्ट में याद हो कि पहले के 2 क्लास में जो पढ़ाया था ना, कॉन्सेप्ट याद है, कंडीशंस कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो इक्विटी शेयर्स विथ डीवीआर, मैंने इसको एक और नाम दिया था,
स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। स्पेशल राइट्स किसके रिलेशन में? स्पेशल राइट्स मिलता है इन रिलेशन टू वोट, स्पेशल राइट्स मिलता है इन रिलेशन टू डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो। सर ने एक और नाम बताया इसका, स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर। स्पेशल राइट्स दो रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू वोटिंग as well as in reference to payment of dividend. In reference to voting as well as in reference to payment of dividend. Done? देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। वैसे तो थोड़ा बहुत तो अपन जान ही चुके हैं इक्विटी शेयर विद डीवीआर के बारे में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? वेदर अ कंपनी कैन convert its existing shares, whether a company can convert its existing shares into equity shares with DVR। क्या एक कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है इनटू इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर? तो इसका आंसर है नो। तो इसका एक और इंटरप्रिटेशन निकलता है, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर जो होंगे दे विल ऑलवेज बी न्यूली इशूड शेयर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर। इज इट क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड जनरल कंडीशंस के, कि अगर किसी कंपनी को इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू करना है तो व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाट आर द कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय सच कंपनीज? व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाट आर द कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय सच कंपनीज? ठीक है, पहला कंप्लायंस देखिए। अच्छा, ये वाला लाइन ना हर जगह चिपका देने का। कौन सा वाला लाइन? इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। अभी इस चैप्टर में जितने भी कंप्लायंसेस पढ़ोगे ना, एक चीज़ कॉमन हर जगह, क्या? इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। ठीक है, दूसरा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग ओआर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू करने के लिए कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा, और ओआर कंपनी को पास करना रहेगा पोस्टल बैलेट इफ द कंपनी फॉल्स अंडर सेक्शन 110 याद है किसी को? हाँ, कौन कौन सी कंपनीज को रिजोल्यूशन पास करना रहता था थ्रू पोस्टल बैलेट? लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज हैविंग मोर देन 1000 मेंबर्स था। तो इन केस इफ a company is listed or a company is having more than 1000 members, and if such company wants to issue equity shares with DVR, then ordinary resolution shall be passed with postal ballot। अगर आपको याद हो, matters required to be transacted through postal ballot में एक मैटर था equity shares with DVR। is it clear? दो requirements आपको पता चले, पहला authorized by articles, दूसरा ordinary resolution, and if the company is falling under section 110 then ordinary resolution must be passed through postal ballot। ठीक है, डन। आगे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वोटिंग पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डीवीआर ऑफ द कंपनी शेल नॉट एक्सीड 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स। तो इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू करके
एक कंपनी मैक्सिमम कितने तक का वोटिंग पावर्स को कंट्रोल कर सकती है? आंसर इज 74%. इज इट क्लियर? इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू करके, अब सर इशू करके मतलब ऑल दी प्रीवियस इशू प्लस करंट इशू, या मैं सब बोलता हूं यहां पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक, इक्विटी शेयर्स विथ DVR must not contain more than 74% of total voting powers in the company. ये प्रोविजन रहेगा. At any point of time, equity shares with DVR must not contain. At any point of time, equity shares with DVR must not contain what? More than 74% of the total voting powers of the company. लैग भी आया कहीं पे? लैग आया है? हेलो, हाँ क्या बोल रहा था मैं? नेक्स्ट सेक्शन, हाँ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर का सेक्शन नंबर है अबे 43 सबसेक्शन 2. सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 2, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर. क्या हुआ? नेक्स्ट सेक्शन नंबर, दैट इज सेक्शन नंबर 48. मैंने वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, है ना? वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. कंपनी क्या कर रही है? शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर रही है. वेरी कर रही है मतलब चेंज कर रही है, या तो कम कर रही है या, अच्छा वेरिएशन किससे कर रही है? मैंने बोला कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर रही है, चेंज कर रही है. किससे चेंज कर रही है? विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू. इशू के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला था 12% की रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, ठीक है? लेकिन अब कंपनी के पास फंड्स नहीं है, तो कंपनी क्या कर रही है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई रेट ऑफ डिविडेंड 12 से घटा करके 8 कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, ऐसे केस में भी. दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. सुनना, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया एक साल, एंड उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस साल हमें माफ़ कर दो, छोड़ दो, अगले साल आपको डबल रेट से डिविडेंड देंगे. सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा बोल सकता है कि इस साल में माफ़ कर दो? क्या कंपनी ऐसा बोल सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? नो. क्यों? इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड. हाउएवर अगर क्यूमुलेटिव है तो इट विल गेट accumulated. But in case if the company promises to pay dividend at double the rate of dividend then promised by the company, तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? वेरिएशन कर रही है. किसके राइट्स में? शेयर होल्डर्स के राइट्स में. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलिए. तो सवाल उठता है कि अगर कंपनी किसी भी प्रकार का कोई वेरिएशन करना चाहती है इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, then what are the compliances to be made by the company?
यहाँ पे अपन कंप्लाइंसेस चेक कर रहे हैं सेक्शन 48 में, कंप्लाइंसेस टू बी मेड बाय अ कंपनी कब, when the company proposes to make variations, when the company proposes to make variations in the rights of shareholders. ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑथोराइजेशन टू मेक सच वेरिएशन, मैंने बोला एक पॉइंट तो हर जगह चिपका दो, इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स. देखिए द राइट अटैच टू द शेयर्स or of any class may be varied मतलब may be changed. ठीक, if the power to make variation is given in the power to make such variation is given in the memorandum or articles of the company, plus if such variation is not prohibited by the terms of issue of such shares. चल तो रहा है ये, तो मैं क्या करूँ अभी? If such variation is not prohibited by the terms of issue of such shares, in case no such power is contained in the memorandum or articles. देखो समझो पहले एक बार, कंपनी ने जब इशू किया था शेयर्स तो टर्म्स एंड कंडीशंस बताए रहेंगे. टर्म्स एंड कंडीशंस में एक्सप्रेसली गिवन है that company won't make any variation in future in these terms and conditions. अगर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड है तो वहां पे कंपनी कैन नॉट गो फॉर वेरिएशन. मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक चीज अपन ना एक काम करते हैं, वेरिएशन का कंसेप्ट तो आपको आता ही है, मैंने बताया था कंसेप्ट क्लासेस के अंदर. ठीक है, आप एक काम करिए, आप लिखिए सिचुएशंस इन विच वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी मेड. राइट डाउन situations in which variation in the rights of shareholders cannot be made. Situations in which variation in the rights of shareholders cannot be made. तो इसमें सिचुएशन में आप लिखिए, फर्स्ट सिचुएशन क्या रहेगा? नो अथॉरिटी इन दी आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, नो अथॉरिटी इन दी आर्टिकल्स ऑफ कंपनी. क्या बेटा? एंड दूसरा if the terms of issue of such class of shares, if the terms of issue of such class of shares expressly prohibits variation, in the rights of shareholders. तो अगर आपने शेयर्स इशू करते समय एक्सप्रेसली टर्म्स में स्पेसिफाई किया था कि इन फ्यूचर वी विल नॉट बी मेकिंग एनी वेरिएशन इन द टर्म्स, तो वहां पे कंपनी क्या नहीं कर सकती? वेरिएशन नहीं कर सकती. अच्छा एक चीज और, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स लिखो, एक बार लाइन लिखो, इसको मोर स्पेसिफिकली ऐसे पढ़ना चाहिए. ऐसे लाइन लिखो पहले एक बार, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, लाइन लिखा. अभी लाइन को कट कर दो,
है तो लिखवाया है क्यों? ताकि तुमको याद रहे। अब लिखो लाइन, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ variation in the rights of any class of shareholders. समझ में आ रहा है क्या? वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में सारे शेयर होल्डर्स कवर हो गए। तुम समझो ये कॉन्सेप्ट काम में तभी आएगा जब कंपनी ने एक से ज्यादा क्लास ऑफ शेयर्स इशू किया है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये लाइन में लिख लो, बोलो ये कॉन्सेप्ट काम में तभी आएगा। अरे लिखना है, बोलना नहीं है, बोल के तो भूल जाते ना अपन। ये कॉन्सेप्ट काम में तभी आएगा when the company has issued more than one class of shareholders, one class of shares। ठीक है? और कंपनी क्या कर रही है? किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन लेकर के आ रही है। किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स में कंपनी वेरिएशन लेकर के आ रही है। ठीक है सर? तो देखो समझो, तुम किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन लेकर के आ रहे हो, वो वेरिएशन लाने के लिए, उनके राइट्स चेंज करने के लिए उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। कंपनी कैन नॉट मेक वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट या विदाउट गेटिंग द अप्रूवल, विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट और विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कुछ चीज़ें नोट डाउन करा देता हूँ एज फार एज रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न। ठीक है? देखिए, ये एक सेकेंड हैंग हो गया है। देखिए, द राइट्स अटैच टू rights attached to any class of shareholders, can be varied, का मतलब कैन बी चेंज्ड। ठीक है? पहला लिखिए, with the consent of not less than holders of, with the consent of not less than holders of 3/4 of the issued shares, 3/4 of the issued shares of that class। मतलब समझ रहे हो? अगर कंपनी एक किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन लेकर के आना चाहती है, वो वेरिएशन लाने के लिए कंपनी को उस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के
3/4 मेजॉरिटी का कंसेंट चाहिए, ठीक है, इन राइटिंग। क्लियर है? और बाय मीन्स ऑफ a special resolution or by means of a special resolution passed or by means of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of shares of that class, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट्स है, पहला 3/4 ऑफ issued shares, 3/4 of the issued shares or by way of passing स्पेशल रिजोल्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, ऐसा हो सकता है, एक सेकेंड, मान लो कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हुए एट द रेट ऑफ 100 ईच। सुने ध्यान से, कंपनी ने 12% 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए एट द रेट ऑफ 150 ईच। कंपनी ने 14% 4 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए एट द रेट ऑफ 200 ईच। कंपनी ने 10% 1 लाख डिबेंचर्स इशू किया हुआ है एट द रेट ऑफ 100 ईच। कुछ इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने इशू किया हुआ है शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, है ना। मान लो कंपनी ये वाले जो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इनका रेट ऑफ डिविडेंड 14% से घटा करके 12% करना चाहती है, और जिसके लिए कंपनी रिजोल्यूशन पास करना चाहती है अंडर सेक्शन 48। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कंपनी wants to vary the rights of a particular class of shareholders। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो बोला या तो मेंबर्स होल्डिंग 3/4 of the total number of shares of that class, है ना, और by way of passing a special resolution। अब मान लो कि एक आदमी है मिस्टर एक्स, उसके पास इस क्लास का 3,25,000 शेयर्स है, और ये क्लास के अंदर टोटल 25,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है मालूम है? एक बंदे के पास है 3,25,000 शेयर्स, और फिर 24,999 होगा ना, मेंबर्स के पास है 75,000 शेयर्स।
है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, तभी बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक। अब अगर सिर्फ मिस्टर एक्स ने कंसेंट दे दिया, स्टिल कंपनी कैन मेक दी वेरिएशन। बात आ रही समझ में? मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द टोटल issued shares of that class or by way of passing a special resolution. Clear? Please copy this example. फिर ये आगे बढ़ेंगे। क्या हो रहे? कॉपी इट बेटा। ठीक है, तो वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स करने के लिए कंपनी नीड्स दी कंसेंट ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ सच शेयर्स बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास और बाय वे ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखो, आगे की कहानी। सर देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए क्या बन रहा है, स्क्रीन पे देखिए सब लोग, कोई बेवकूफ होगा जो नहीं देखेगा। वेरिएशन इन दी राइट्स ऑफ a class of shareholders, variation in the rights of a class of shareholders की वजह से, बोलो की वजह से, या इंग्लिश में बोलो तो also leads to, बोलो बोलो, variation in the rights of another class of shareholders। मतलब समझ रहे हो, एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर रहे हो ना, उसकी वजह से दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स भी वेरी हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, बोलो अगर ऐसा हुआ, देन
अप्रूवल ऑफ 3/4 of number of other class of shares held by the member is also required. समझ में आ रहा है क्या? आप एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेरी कर रहे हो, जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है इन द राइट्स ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स. तो जो वेरिएशन आ रहा है इन द राइट्स ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, उनका भी आपको कंसेंट चाहिए रहेगा. कितने लोगों का? members holding 3/4 of the issued shares of that class. 3/4 of the issued shares of that class. Is it clear? तो हम लिख दूं मैं अप्रूवल from member holding 3/4 of the another class of issued shares. और ये जो अप्रूवल चाहिए रहता है, अप्रूवल किस में चाहिए? इन राइटिंग. ठीक है, कॉपी करिएगा. कॉपीड. डन बेटा. देखिए आगे बढ़िए. तो अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने? When the company has issued shares of more than one class, then company can make variation in the rights of any one class of shareholders. है ना? In order to make variation in the class of shareholders, company required the consent of members holding at least 3/4 of the issued shares of that class, members holding 3/4 of the issued shares of that class, or by way of passing special resolution. ठीक है, by way of passing a special resolution in a separate meeting. अब यहाँ पे जो मीटिंग होगा, सेपरेट मीटिंग जो होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्लास मीटिंग. ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे? जो सेपरेट मीटिंग है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्लास मीटिंग. क्लास मीटिंग का मैंने मतलब बताया था जनरल मीटिंग्स पढ़ाते समय. मीटिंग ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स. ठीक है सर. फिर मैंने तुमको बोला, क्या बोला? इफ वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स ऑल्सो, तो जो अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है उनका भी कंसेंट चाहिए. कितना? मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास ऑफ दैट अदर क्लास ऑफ शेयर्स. ठीक है,
ओके, अब आगे देखना। देखो कंपनी जो है, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इज गोइंग फॉर वेरिएशन इन राइट्स, ठीक है, कंपनी इज गोइंग फॉर वेरिएशन इन राइट्स। तो कंपनी को रिक्विजिट मेजोरिटी मिल गई है। रिक्विजिट मेजोरिटी क्या थी? मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। कंपनी को मेजोरिटी मिल गई है, लेकिन कुछ नाराज मेंबर भी हैं। फूफा जी टाइप लोग होते हैं ना, है ना, ये नाराज लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कंपनी वेरिएशन करके आए। ये नहीं चाहते ये कंपनी क्या करे, वेरिएशन करे राइट्स में। फूफा जी टाइप लोग। तो अगर इन लोगों की संख्या, बोलो, अगर इन लोगों की संख्या मतलब क्या होता है? नंबर। हाँ वेरी गुड, तुमको सब पता है। अगर इन लोगों का नंबर्स कितना है? 10% ऑफ सच 10% ऑफ टोटल ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर्स। नाराज लोग हैं, इनकी नंबर्स कितने? 10%। या तो इन्होंने रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया था, या इन लोगों ने वोटिंग ही नहीं किया था। ये लोग नहीं चाहते क्या करना, कि कंपनी कोई वेरिएशन इन राइट्स करे। ये लोग नहीं चाहते। इनका नंबर कितना है? 10% ऑफ दैट, मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर्स। ऐसा बोल दोगे ना, मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर्स। तो ये लोग क्या कर सकते हैं मालूम है? ये लोग ना एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं एनसीएलटी में। जिस दिन कंपनी को अप्रूवल मिल गया था ना, मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर्स, वहाँ से 21 डेज के अंदर ये फूफा जी टाइप लोग क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कहाँ पे? एनसीएलटी में। कितने दिनों में? 21 दिनों में। अब एनसीएलटी के पास आया एप्लीकेशन, कितन का? नाराज लोगों का, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का। अब सुनना ध्यान से, एनसीएलटी या तो वेरिएशन को कैंसिल कर सकता है या उसको कंफर्म कर सकता है। अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। एनसीएलटी या तो उसको कैंसिल कर सकता है या उसको कंफर्म कर सकता है। जब तक, अब समझो, अगर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा दिया, तो ऊपर जो रिजोल्यूशन पास हुआ था ना, वो रिजोल्यूशन का कोई वैलिडिटी नहीं है। कब तक? जब तक एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर न दे दे। ऊपर जो आप रिजोल्यूशन पास किए थे उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। कब तक? जब तक एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर न दे दे। तो एनसीएलटी में आइदर कैंसिल दी वेरिएशन, फूफा जी की बात मान गई, और एनसीएलटी में आइदर कंफर्म दी वेरिएशन। अब एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर पास किया, देखो कैंसिल कर दिया तो सच वेरिएशन कैन नॉट बी कैरिड आउट, अगर कंफर्म कर दिया तो इट विल बी कैरिड आउट। ठीक है, एनसीएलटी के ऑर्डर का कॉपी कंपनी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज टू दी आरओसी। आई होप यू गॉट इट। चलो फिर से अब एक बार सुनना ध्यान से। ए कौन सा सेक्शन नंबर था ये? इससे पहले कौन सा सेक्शन नंबर किया था? 42, 43 सब सेक्शन। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। क्या था? 48 वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ। ये सेक्शन कब एप्लीकेबल हो सकता है? व्हेन ए कंपनी हैज इशूड मोर देन वन क्लास ऑफ शेयर्स। अब वो इक्विटी में डिफरेंट क्लास हो गया, इक्विटी प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंस में डिफरेंट क्लास हो गया, और कंपनी क्या चाह रही है? वेरिएशन इन दी राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ पे वेरिएशन का मतलब क्या था? वेरिएशन इन अकॉर्डिंग विद दी या इन रेफरेंस टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। एग्जाम्पल मैंने दिया था, प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट बढ़ा दो या घटा दो, बढ़ाएंगे नहीं, क्या होगा? घटाएंगे। तो कंपनी को क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। किनका? मेंबर्स का, हु आर होल्डिंग 3/4 ऑफ दैट इशूड क्लास ऑफ शेयर्स, और बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ सेपरेट क्लास मीटिंग। ठीक है, इफ वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, तो जो अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है उनका भी आपको कंसेंट चाहिए रहेगा। कितना? मेंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द टोटल इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे कुछ था। हाँ, फिर कुछ नाराज लोग, उनकी संख्या कितनी है?
10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. कहाँ जा सकते हैं भाग के? कितने दिनों में? NCLT विल आइदर और कंफर्म. दोनों केसेस में NCLT का ऑर्डर का कॉपी फाइल होगा ROC को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. सेक्शन 48 इज ओवर. इज इट क्लियर? कॉपी करिएगा इसको जिसको भी करना है. कॉपी कर रहे हो? करो. डन. चलिए तो सेक्शन 48 इज ओवर. एक और चुटका सा सेक्शन है, कर लेते हैं. सेक्शन 49. कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस. क्या मतलब है? नाम से, अरे नाम से प्रोविजन क्लियर है. कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस मतलब अगर कंपनी कॉल मनी मंगा रही है, ठीक है, कॉल मनी मंगा रही है फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, तो भाई सबसे मांगना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कुछ से मांग रहे हो और कुछ से नहीं मांग रहे हो. ठीक है. अगर कंपनी कॉल मनी मंगवा रही है तो कॉल मनी मंगवा रही है अगर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर से, तो सबसे मंगवाना पड़ेगा. बोलो, सबसे मंगवाना पड़ेगा. ऐसे बोलो, ऐसा नहीं कुछ लोगों से मंगवाए और कुछ से ना मंगवाए. खत्म, सेक्शन खत्म. देखो, अ कॉल मनी शैल बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल दी शेयर्स फॉलिंग अंडर दी सेम क्लास. मीनिंग ऑफ सेम क्लास. अच्छा, सेम क्लास का मतलब क्या होता है वैसे? देखो, सेम क्लास का मतलब होता है, देखो इन जनरल क्या होता है? सेम क्लास का मतलब इन जनरल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग द सेम फीचर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी ये लॉ की क्लास है, तो लॉ की क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका पर्पस क्या है? लॉ पढ़ना ही ना. तो वी ऑल हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, वी बिलोंग टू द सेम क्लास. जैसे शेयर हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. 10 रुपये वाला शेयर, 20 रुपये वाला शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 14% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विद DVR, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट क्लास. हो गया ना रे? क्या तुम लोग दारू पी के बैठे हो? घर जाना है तुमको? चलो आगे. ओके, तो सेक्शन, चलो अब आगे तो कल करेंगे, अभी तुम लोग ऐसा रोने लग जाओ तो. ठीक है. तो सेक्शन 14 आज की क्लास में अपन ने बेसिकली 3 सेक्शन किया. पहला 43(2), देन 48 एंड 49. नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ट्राई टू लर्न द पॉइंट्स. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.